Hello students, in today's class we will be doing some questions based on consistency and inconsistency. Before moving to the questions, I will teach you that what is consistency, what is inconsistency और उसमें क्या क्या different conditions होती है. So first of all, system हमको पता है क्या होता है. System is a pair of linear equations. Pair of linear equations मतलब मेरे पास दो equations होगी. एक होगी a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और एक होगी a2x plus b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशंस है हमारे पास में. अब हम इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टम कैन बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो सिस्टम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज कंसिस्टेंट, सेकंड इज इनकंसिस्टेंट. फर्दर कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब भी हमको सॉल्यूशन मिलता है. कंसिस्टेंट मींस वी आर गेटिंग अ सॉल्यूशन. इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि हमको इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. तो फर्दर कंसिस्टेंट में दो कंडीशंस होती है. ग्राफ से हमने देखा था, या तो जो लाइंस है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या तो वो ओवरलैपिंग होती है. तो फर्दर उसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया. इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो ग्राफ है उसमें दो लाइंस मुझे कुछ इस तरीके से मिल सकती है. इंटरसेक्टिंग ओनली एट अ सिंगल पॉइंट. मैंने आपको बताया था ग्राफ से ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x, y जो है वो हमको इसका सॉल्यूशन देते हैं. कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब लाइंस ओवरलैपिंग है. अगर फर्स्ट लाइन सपोज मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, सेकंड लाइन मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, वो जस्ट इसके ऊपर आ रही है, दैट मींस दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है. और मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में जो सॉल्यूशन है वो होता है हमारा यूनिक. यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर है तो सॉल्यूशन होगा यूनिक. अब हम एक नई चीज यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं. विदाउट ग्राफ अगर हमको ये पता लगाना है कि जो हमारा सिस्टम है उसका सॉल्यूशन कैसा है, तो हम रेशियो कंपेयर करके पता लगा सकते हैं. a1 by a2 not equal to b1 by b2. इसका मतलब ये है वो जो इक्वेशन है हमारी, हम सबसे पहले हमको जो गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. फॉर एग्जांपल मुझे एक इक्वेशन दी गई है x plus 2y minus 3 equal to 0 और एक इक्वेशन मुझे दी गई है 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. इस केस में देखिए मैं बिना ग्राफ प्लॉट किए सिर्फ इस रेशियो की हेल्प से ये बता सकता हूँ कि जो मेरा सॉल्यूशन है वो कैसा होगा या जो मेरा सिस्टम है वो कैसा होगा. तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप इसको ढंग से समझेंगे. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. इस केस में a1 जो है वो 1 है, a2 जो है वो 2 है. यानी a1 by a2 रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में a1 by a2 1 by 2 है. सिमिलरली b1 by b2 देखिए y के कोएफिशिएंट्स होते हैं b1 एंड b2. b1 2 है और b2 3 है. दैट मींस दिस इज 2 by 3. मैं ये चेक कर पा रहा हूँ कि a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के इक्वल नहीं है. जब भी ऐसा होगा मेरा जो सॉल्यूशन है वो होगा यूनिक. मुझे लाइंस जो मिलेगी ग्राफ पे विदाउट ड्राइंग द ग्राफ मैं पता लगा सकता हूँ कि मुझे लाइंस कैसे मिलने वाली है ग्राफ पे. मुझे इस तरीके से लाइंस मिलने वाली है इंटरसेक्टिंग लाइंस, बिकॉज रेशियो वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है. एज अ रिजल्ट मेरा जो सिस्टम है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है. सो दिस इज द फर्स्ट केस. अब हम सेकंड केस पे आते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस. तो इन केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर लाइंस कोइंसिडेंट है मतलब ग्राफ जो है वो एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग लाइंस का है, तो मुझे जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो मिलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ. दो इक्वेशन जब बिल्कुल एक जैसी होती है तो उनके ग्राफ भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं. इस वजह से ग्राफ जो है एक लाइन का वो दूसरी लाइन के ऊपर आ जाता है. और इस केस में मैं ये देखता हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो मुझे मिल रहे हैं इन दोनों लाइंस के ओवरलैपिंग सेक्शन से. इस वजह से इसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होते हैं. जब एक पॉइंट पे कट करता था तो यूनिक होता था, सारे पॉइंट्स पे कट करेगा तो वो कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म करेगा और जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होंगे. अगेन विदाउट ड्राइंग द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा है. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका भी. सपोज इक्वेशन है x plus 2y minus 3 equal to 0. सेकंड इक्वेशन है मेरी 2x plus 4y minus 6 equal to 0. इसमें आप रेशियोज कंपेयर करेंगे. x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है. दैट मींस a1 upon a2 की अगर मैं बात करूँ तो a1 upon a2 का वैल्यू है 1/2. सिमिलरली b1 2 है, b2 4 है, तो इसका वैल्यू है 2/4. c1 जो है वो मेरा -3 है, c2 -6 है, यानी -3/-6. अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब मैं इनको रिड्यूस करता हूँ तो मुझे मिलता है 1/2.
इसको रिड्यूस करने में माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और जो रेशियो है मुझे यहाँ पे लिखना मिलता है 1/2। तो इस केस में क्योंकि तीनों ही रेशियो इक्वल है इसलिए मैं विदाउट ड्राइंग द ग्राफ सिर्फ रेशियो चेक करके बता सकता हूँ कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, इसका ग्राफ जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस का होगा और जो मेरा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा। यानी काफी सारे कंक्लूजंस हम विद द हेल्प ऑफ रेशियो कंक्लूड कर सकते हैं। द फर्स्ट कंक्लूजन इज सॉल्यूशन कैसा है, दूसरा कंक्लूजन जो है ग्राफ कैसा होगा, तीसरा कंक्लूजन मेरा सिस्टम जो है उसका नेचर कैसा होगा। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, मुझे सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। दैट मींस जो सॉल्यूशन अगर मिलेगा ही नहीं तो मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से होगा। फर्स्ट लाइन अगर इस तरीके से है तो सेकंड लाइन इस तरीके से आएगी, बिल्कुल पैरेलल। सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इस वजह से जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइंस का है और मुझे सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट मिलेगा बिकॉज मुझे कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। तो ये तो हुई ग्राफ की बात। अब अगर हम रेशियो वाइज देखें तो रेशियो वाइज a1/a2 और b1/b2 इक्वल होंगे, बट वो रेशियो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। देखिए मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर कर देता हूँ, मैं इक्वेशन बनाता हूँ x + 2y - 3 = 0। फर्स्ट इक्वेशन मैंने एज इट इज रखी, सेकंड इक्वेशन मैंने बनाई 2x + 4y - 7 = 0। अब आप यहाँ पे रेशियो चेक कर रहे हैं, a1/a2 1/2 है, b1/b2 2/4 है, रिड्यूस होने पे 1/2 मिल रहा है। दैट मींस a1/a2 b1/b2 इक्वल है, बट c1/c2 का एक अलग ही वैल्यू है, दैट इज -3/7, दैट इज प्लस का 3/7। तो क्लियरली ये दोनों रेशियोज इक्वल है। द फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल बट द टू रेशियोज आर नॉट इक्वल टू द थर्ड रेशियो। देयरफॉर मैं सिर्फ रेशियो से ये बता सकता हूँ कि सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा, ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइंस का होगा और जो सॉल्यूशन है वो मुझे मिलेगा ही नहीं, यानी जो कंडीशन है वो नो सॉल्यूशन की होगी। तो ये पूरा ओवरव्यू है, ये थ्रू आउट द चैप्टर हमको काफी हेल्प करेगा। इस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से समझेंगे, आप रिवाइज कर लें एक बार इसको। यूनिक सॉल्यूशन के केस में दो रेशियोज इक्वल होते ही हैं। प्लीज नोट दैट इसमें हमको c1/c2 को चेक ही नहीं करना है। जो थर्ड रेशियो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन के केस में चेक नहीं करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है दैट मींस पक्का सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा। अगर दो तीनों इक्वल है तो सिस्टम जो है उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। अगर दो रेशियोज इक्वल है तीसरा इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो बाय कंपेयरिंग द रेशियो इस तरीके से हम इसको करते हैं। प्लीज नोट दिस। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देखिए इस केस में हमसे पूछा गया है दो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास a एंड b, हमको इस a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें हमसे पूछा नहीं गया है कि सॉल्यूशन कैसा है, इसमें हमको दे दिया गया है कि जो सॉल्यूशन है वो कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, आप वैल्यूज लिखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 और c2 की। सो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी। सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको उसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 2x + 3y स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0, यानी आपको सारी टर्म जो है वो लेफ्ट साइड में ले आनी है। तो ये इक्वेशन बना। सिमिलरली जो एक सेकंड इक्वेशन है वो है a - b * x + a + b * y और माइनस। हम देखिए आप एक काम करेंगे, यहाँ पे आप ढंग से इसको नोटिस करें, मैं माइनस लगा रहा हूँ और ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। तो जब मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं ये पूरी की पूरी टर्म लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, तो मैं इसका साइन चेंज नहीं करूँगा बिकॉज अगर मैंने साइन चेंज कर भी दिया है तो माइनस के बाद मैंने अगर ब्रैकेट लगा दिया है तो सबके साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन नहीं करने हैं। आप इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, दिस होल टर्म कम्स टू द लेफ्ट साइड विद अ माइनस साइन एंड ब्रैकेट्स। आपको इसी तरीके से इसको लिखना है। अब हम कंडीशन पे आते हैं, हमको दिया गया है कि सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब हमने अभी पढ़ा है, इनफाइनाइट के केस में जो तीनों रेशियोज होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे a1/a2, a1 का वैल्यू 2 है, a2 ये पूरा का पूरा a2 है, a - b, दैट मींस 2/a - b इज इक्वल टू b1 है 3 और b2 जो है वो है a + b, इट इज इक्वल टू c1। अब देखिए c1 है -7/c2, c2 है माइनस ब्रैकेट्स में। देखिए जब तक ब्रैकेट्स नहीं होता है तब तक आप साइन कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट्स है इसलिए मैंने साइन
कैंसिल कर दिए। अब ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब आपने एक चीज हमेशा सीखी है, if x is equal to y is equal to z, then x is equal to y, y is equal to z and x is equal to z। अब आपको क्या करना है, देखिए दो वेरिएबल्स हैं a और b, आपको उनका वैल्यू फाइंड करना है और आपके पास तीन इक्वालिटीज है, आपको कोई भी दो जो इजी लगती है उनको आपको लेना है। तो मैं पहला एक काम कर रहा हूँ, मैं पहले इन दोनों को आपस में इक्वेट कर रहा हूँ, यानी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, मैंने 2 अपॉन a माइनस बी को इक्वेट कर दिया है 3 अपॉन a प्लस बी से। नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ a माइनस b। नेक्स्ट आप ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो आपको मिला 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। आप 2a को वहाँ भेज देंगे तो 3a में से 2a जाएगा, a बचेगा। 3b को आप यहाँ ले जाएंगे तो 2b प्लस 3b विल बिकम 5b। अब आप इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आपने एक लिया है तो आपको कोई एक पेयर और लेना है। आप फर्स्ट और थर्ड लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, आप सेकंड और थर्ड लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो सेकंड है मेरा 3 अपॉन a प्लस b और जो थर्ड है वो है मेरा 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब आपको एक काम करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन से a का वैल्यू मिला है उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 2। जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है उसको आप रिप्लेस कर देंगे 5b से। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सॉल्व करने के लिए हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो a का वैल्यू b के टर्म्स में मिल गया है तो हम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ पे आपको 5b रख देना है ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ 3 into a है, a की जगह आ गया 5b प्लस b माइनस 2। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 अपॉन 5b प्लस b विल बिकम 6b। सो 3 अपॉन 6b इज इक्वल टू, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 7 अपॉन 15b प्लस b 16b माइनस 2। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 टाइम्स, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 16b माइनस 2 आपको मिला 2 7 का 14, दैट मींस 16b इज इक्वल टू 16 एंड b इज इक्वल टू 1। आपको b का वैल्यू मिल गया। अब आपको a निकालना है तो आप उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, आपको डायरेक्टली a का वैल्यू मिल जाएगा। a is equal to 5 into 1, therefore a is equal to 5. So this is the solution for this question. I hope this is clear. Please note this. Okay, coming on to the second part, हमको बोला है for which value of k is the pair of linear equation है no solution। तो मैंने आपको बताया था no solution की कंडीशन क्या होती है। no solution के केस में जो रेशियोज है a1 का a2 वो b1 का b2 के इक्वल होता है, बट वो c1 का c2 के इक्वल नहीं होता है। अब आप इस कंडीशन में पुट करेंगे वैल्यूज a1 is 3 and a2 is 2k minus 1, so 3 upon 2k minus 1। b1 by b2, b1 जो है वो 1 है बिकॉज y का कोएफिशिएंट 1 है और जो ये वैल्यू है वो k माइनस 1 है। दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू c1 बाय c2। c1 यानी माइनस ऑफ 1, इसको आपने लेफ्ट साइड में ले लिया। c2 यानी माइनस ऑफ होल टू k प्लस 1, इसको भी आपने लेफ्ट साइड में ले लिया है। अब देखिए नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन को आपको कभी भी सॉल्व नहीं करना है, आप सिर्फ इक्वल टू वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 into k minus 1 is equal to 1 into 2k minus 1। So 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. 3k minus 2k will be k. 3 minus 1 will be 2. अब मुझे k की वैल्यू मिल गई। अब मुझे ये चेक करना है कि k की इस वैल्यू के लिए मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो मैं तीनों रेशियोज चेक करूंगा। a1 का a2 जो है उसका वैल्यू है 3/2k minus 1। मैंने वैल्यू पुट कर दी k की जगह 2, तो 2 into 2 minus 1। अब मुझे चेक करना है कि 1/k minus 1 के इक्वल होना चाहिए, तो 1/2 minus 1। लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, पहले तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू 1/2k plus 1 where k is equal to 2। दैट मींस मुझे यहाँ पे मिला 3 this is 3, this is 1/1 and this is 1/5। और ये कंडीशन है नॉट इक्वल टू k, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। दैट मींस 1 is equal to 1 is not equal to 1/5। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि since a is equal to 2
satisfies the given condition, वो given condition को satisfy कर रहा है, therefore मेरी जो फाइनल वैल्यू है k की वो होगी 2। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो हम आंसर में ये लिखते हैं कि k की ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर तीनों इक्वल आ जाते दैट मींस k की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, प्लीज नोट दिस। Okay, coming on to the next question. For what value of p will the equation will be inconsistent? तो inconsistent का मतलब no solution, inconsistent means no solution, and no solution के केस में मुझे पता है a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल होता है, बट c1 by c2 के इक्वल नहीं होता है। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, a1 की जगह यहाँ पे 3p है, a2 की जगह यहाँ पे √18 है, b1 है आपका 6, b2 है आपका √24, एंड इसको आप यहाँ लाएंगे तो इट विल बिकम -√50, इसको आप यहाँ लाएंगे इट विल बिकम -√75। माइनस माइनस फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 का रूट जब मैं निकालता हूँ तो मुझे मिलता है 3√2, आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन से इजीली निकाल सकते हैं। 24 का जब मैं रूट करता हूँ तो मुझे मिलता है 2√6, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो √50 जो है वो होता है हमारा 5√2, √75 जो है वो होता है हमारा 5√3। 5 से 5 आप कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटली मुझे मिला p/√2 इज इक्वल टू, और ये जो कंडीशन है ये नॉट इक्वल टू की होनी चाहिए, 3/√6। आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर दें या हम आगे जाके रैशनलाइज कर देंगे उसको। अब हम एक काम करेंगे, जो इक्वल टू वाली कंडीशन है उसको चेक करेंगे। सो जब मैं इक्वल टू वाली कंडीशन को चेक करता हूँ तो p/√2 इज इक्वल टू, इसको आप करेंगे रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय √6, आपने √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो p/√2 आपको मिला 3√6/6। आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 टाइम्स। अब देखिए आपको इसको और भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आप इसको √6 को लिख सकते हैं √2 × √3, एंड नीचे जो है वो 2 एज इट इज रहेगा। दैट मींस p इज इक्वल टू √2 × √2 विल बिकम 2, सो 2√3/2। मुझे यहाँ से p का वैल्यू मिला √3, p की वैल्यू हमको मिल गई √3। अब हम इस कंडीशन में पुट करके देखते हैं, तो जब हम रेशियोज निकालते हैं p/√2 यानी √3/√2, 3/√6, 3/√6 का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाला था, वो आया था √6/2, और √6/2 को आपने ऐसे लिखा था √2 × √3/2, and it must not be equal to √2/√3। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि नीचे जो 2 है उसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ √2 × √2, ताकि √2 से √2 कैंसिल हो जाए। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहले दोनों रेशियो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो गिवन कंडीशन है वो बिल्कुल सही है, और हमारा जो फाइनल आंसर है वो यही होगा, p is equal to √3. This is the final answer. Please note this. Okay, next question. For what value of k will the following system of linear equation has unique solution? तो unique solution के केस में a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So a1 है 2, a2 है k, b1 है हमारा -3, b2 है हमारा 5। तो यहाँ से मुझे एक कंडीशन मिल जाती है। देखिए इसमें मुझे आंसर मिलेगा नॉट इक्वल टू के टर्म्स में। आप क्या करेंगे, या तो आप रेसिप्रोकल ले लें पहले, तो आपको मिला k/2 इज इक्वल टू -5/3। दैट मींस k इज नॉट इक्वल टू 2 × -5, दैट इज -10/3। सो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू के टर्म्स में आएगा। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट -10/3 द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। k जो है वो -10/3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, प्लीज नोट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको एक इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। सो इस केस में जो कोफिशिएंट है a1 है 2,
B1 जो है वो है 3 और C1 जो है वो है माइनस का 8। अब मुझे देखिए इक्वेशन इस बार बनानी है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मुझे इक्वेशन इस तरीके से बनानी है कि जो सेकंड इक्वेशन है कि उसका फर्स्ट इक्वेशन के साथ जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे लाइंस कैसी मिलनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मुझे पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, इसका आंसर फिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल फ्रेम कर सकते हैं। बस ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, a1 by a2 और b1 by b2 जो रेशियोज है वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a1 जो है मेरा 2 है और इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, देखिए अगर a1 2 है आप इसके प्रोपोर्शनल में कुछ भी ले सकते हैं, सपोज आपने 4 ले लिया, बट आपको ध्यान रखना है 3y जो है उसका आप डबल नहीं करेंगे, आपने कुछ भी और वैल्यू ले ली, आपने ये ले लिया, आपको चेंज किया, ध्यान रखना है कि जो रेशियो है a1 by a2 वो b1 by b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख रहा हूँ a1 2 था, a2 मैंने 4 लिया है, तो ये रेशियो कितना आ रहा है 1 by 2। अब ये रेशियो 3 by 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, यानी मैंने जो एग्जांपल दिया है ये एग्जांपल बिल्कुल करेक्ट है। जो लाइंस है वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में मुझे बोला गया है लाइंस जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल के केस में मुझे पता है a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल होता है, बट c1 by c2 इक्वल नहीं होता है। तो मैं फिर से अब एक एग्जांपल मुझे ऐसा लेना है कि ये दो रेशियोज इक्वल हो, तो मैं इक्वेशन इस तरीके से बना सकता हूँ 4x + 6y माइनस, अब ये थर्ड रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ a1 by a2 है 2 by 4, b1 by b2 है 3 by 6 and c1 by c2 है -8 और -9। और क्लियरली ये दोनों रेशियो इक्वल है, बट थर्ड रेशियो पे ये इक्वल नहीं है, दैट मींस मेरा ये एग्जांपल जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आप थर्ड वाला भी ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आप कंटिन्यू करेंगे वीडियो। कोइंसिडेंट वैल्यू के केस में मुझे पता है तीनों ही रेशियोज इक्वल होने चाहिए, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 को आपने एग्जांपल इस बार इस तरीके से फ्रेम कर लिया। आप एक काम करें, पूरी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये वाली इक्वेशन में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। इस केस में मैं रेशियो चेक करता हूं 2/4 3/6 और -8/-16। तो मुझे दिख रहा है ये तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल है, 1/2 1/2 एंड 1/2। दैट मींस ये जो एग्जांपल है, दिस एग्जांपल इज ऑफ coincident lines, this example is of parallel lines and this example is of unique line, unique solution of intersecting lines. So please note this. Okay, now one more question. You need to compare the ratio and find out whether the lines representing the given pair of equations and intersect at a point parallel or coincident. तो आप तीनों में ratios check करेंगे, आपको रेशियो इस तरीके से लिखना है a1 by a2 कितना आ रहा है, b1 by b2 कितना आ रहा है और c1 by c2 कितना आ रहा है। a1 by a2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, दैट मींस 1 by 2। यहाँ पे b1 2 है और b2 4 है, यानी 2 by 4। c1 इज माइनस का 2 एंड c2 इज माइनस का 4। तो मैं यहाँ क्लियरली देख पा रहा हूँ जो रेशियो है वो मुझे मिलता है 1 by 2, यहाँ पे भी मुझे रेशियो मिलता है 1/2। तीनों रेशियोज इक्वल है, तो मैं आंसर इस तरीके से लिखूंगा, सिंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, therefore given system has तीनों रेशियो जब भी इक्वल होते हैं तो मुझे लाइंस मिलती है कोइंसिडेंट। तो मुझसे पूछा गया लाइंस कैसी मिलेगी, तो मैं लिखूंगा therefore इनका जो ग्राफ है वो मिलेगा हमको कोइंसिडेंट लाइंस का, बिकॉज तीनों रेशियो इक्वल है। बाकी दो पार्ट आप ट्राई करेंगे, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप वीडियो कंटिन्यू करेंगे टू मैच योर आंसर्स। फर्स्ट यू ट्राई योरसेल्फ। तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ 1/3 एंड 1/2 इक्वल नहीं है, दैट मीन्स लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है। देन 2/4 is 1/2, this is also 1/2 but not equal to c1 by c2, यानी
फर्स्ट वाला कोइंसिडेंट था, सेकंड वाला इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है, और जो थर्ड वाला है वो पैरेलल लाइंस का केस है. So this is all about consistency and inconsistency. Please note this. Okay, so that's all for this lecture. Thank you.